हेलो बच्चों, हिंदी विद्या मंदिर में आपका स्वागत है। आज हम एनसीईआरटी की 9वीं कक्षा की स्पर्श पुस्तक से स्वामी आनंद के द्वारा लिखा शुक्र तारे के समान पाठ को पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। शुक्र तारे के समान आकाश के तारों में शुक्र की कोई जोड़ नहीं। शुक्र चंद्र का साथी माना गया है। उसकी आभा प्रभा का वर्णन करने में संसार के कवि थके नहीं। फिर भी नक्षत्र मंडल में कल की रूप इस तेजस्वी तारे का दुनिया या तो एन शाम के समय या बड़े सवेरे घंटे 2 घंटे से अधिक देख नहीं पाती। अब आपको लग रहा हो कि यहाँ पे लेखक ने शुक्र तारे का जिक्र किया है तो यह किसी विज्ञान से संबंधित पाठ होगा, लेकिन यह किसी विज्ञान से संबंधित पाठ नहीं है। शुक्र तारा जैसे अन्य सभी तारों में सबसे अधिक चमकीला और सबसे विशेष और अलग होता है, उसी तरह यहाँ पे लेखक ने एक विशेष व्यक्तित्व वाले व्यक्ति की चर्चा की है और उन्हीं की उपमा देने के लिए उन्होंने शुक्र तारे का प्रयोग किया है ना। और जैसे शुक्र तारा जो है बहुत ही कम समय के लिए, बहुत सवेरे या शाम में थोड़े समय के लिए घंटे 2 घंटे दिखाई देता है, इसी तरह भाई महादेव जी आधुनिक भारत की स्वतंत्रता के उषा काल में अपनी वैसी ही आभा से हमारे आकाश को जगमगा कर देश और दुनिया को मुग्ध करके शुक्र तारे की तरह अचानक अस्त हो गए, यानी अचानक वो चले गए। सेवा धर्म का पालन करने के लिए इस धरती पर जन्मे स्वर्गीय महादेव देसाई गांधी जी के मंत्री थे। ये कौन थे? यहाँ पर जो जिक्र किया गया है लेखक के द्वारा, यानी महादेव भाई, ये कौन थे? ये गांधी जी के मंत्री थे, है ना। और मित्रों के बीच विनोद में अपने को गांधी जी का हम्माल कहने में और कभी कभी अपना परिचय उनके पीर, बावर्ची, भिस्ती, खर के रूप में देने में वे गौरव का अनुभव किया करते थे। मतलब गांधी जी का हम्माल मतलब गांधी जी का कूली बोल सकते हैं, यानी सामान ढोने वाला, और विनोद में यानी मजाकपूर्ण में अपने मित्रों के साथ, और वो उन्हें अपना गांधी जी का, चाहे उनका खाना बनाने वाला हो, रसोईया हो, सामान ढोने वाला हो, गधा हो, मतलब अपने आप को वह इस रूप में गांधी जी का अनुचर मानते थे और उन्हें इस बात का बहुत गर्व था। गांधी जी के लिए वे पुत्र से भी अधिक थे। वह गांधी जी जो है उनको अपने पुत्र से भी अधिक प्रेम करते थे। जब सन 1917 में वे गांधी जी के पास पहुंचे थे, तभी गांधी जी ने उनको तत्काल पहचान लिया और उनको अपने उत्तराधिकारी का पद सौंप दिया गया। उत्तराधिकारी मतलब मेरे बाद जिसको मैं अपने सारे धन संपत्ति का वारिस बनाऊंगा, उसे हम अपना वारिस कहते हैं। तो गांधी जी ने उन्हें अपना वारिस चुना था। सन 1919 में जलियांवाला बाग के हत्याकांड के दिनों में पंजाब जाते हुए गांधी जी को पलवल स्टेशन पर गिरफ्तार कर लिया गया था। गांधी जी ने उसी समय महादेव भाई को अपना वारिस बना लिया था, अपना उत्तराधिकारी के रूप में चुन लिया था, ताकि उनके जाने के बाद भी उनके देख रेख, उनके काम जो है वह चलता रहे। और सन 1929 में महादेव भाई आसेतु हिमाचल देश के चारों कोने में समूचे देश के दुलारे बन चुके थे। इसी बीच पंजाब में फौजी शासन के कारण जो कहर बरसाया गया था उसका ब्यौरा रोज रोज आने लगा। और इस बीच जो पंजाब में जो ब्रिटिश शासन था और उनके कारण उन्होंने बहुत वहाँ आतंक मचा दिया था और उसका डेली जो है वो रिपोर्ट आ रहा था। पंजाब के अधिकतर नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया था। फौजी कानून के तहत जन्म कैद की सजा मतलब लाइफ टाइम प्रिजन का ये दिया जा रहा था और उन्हें काला पानी भेज दिया गया था। लाहौर के मुख्य राष्ट्रीय अंग्रेजी दैनिक पत्र ट्रिब्यून के संपादक श्री कालीनाथ राय को 10 साल की जेल की सजा मिली। गांधी जी के सामने जुल्मों और अत्याचारों की कहानियां पेश करने के लिए आने वाले पीड़ितों के दल गाम देवी के मणि भवन पर उमड़ते रहते थे। मतलब गांधी जी से अपनी बात को रखने के लिए, अपनी बात को बताने के लिए, किस किस पीड़ा से वे गुजर रहे हैं, कौन कौन एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है, उनको बताने के लिए वो हमेशा वहाँ पर मणि भवन में उमड़ते, मतलब भीड़ इकट्ठा होते रहती थी। महादेव उनकी बातों की संक्षिप्त टिप्पणियां तैयार करके उनको गांधी जी के सामने पेश करते थे। और गांधी जी का इतना मतलब बिजी शेड्यूल, व्यस्त शेड्यूल रहा करता था कि वह सबसे 1 to 1 नहीं मिल पाते थे। तो ऐसी स्थिति में महादेव जो है वह उनके मधिका का आप बोल सकते हैं रोल करते थे। वह लोगों से मिलते थे, उनकी बातों का एक समरी तैयार करते थे और उसके बाद वह गांधी जी के सामने पेश करते थे और आने वालों के साथ उनकी रूबरू मुलाकात भी करवाते थे। और जैसा ज़रूरी होता था, जहाँ उन्हें ज़रूरत लगती थी, वह उनको फेस टू फेस उनके साथ ये भी कराते थे,
मुलाकात भी कराते थे। गांधी जी बम्बई के मुख्य राष्ट्रीय अंग्रेजी दैनिक बॉम्बे क्रॉनिकल में इन सब विषयों पर लेख लिखा करते थे। क्रॉनिकल में जगह की तंगी बनी रहती थी। बॉम्बे क्रॉनिकल जो एक सप्ताह एक ये था, दैनिक ये था, समाचार पत्र बोल सकते हैं। और वहाँ पे इन सभी विषयों पर जो है वह लेख लिखते थे, जिसके कारण लेकिन उन्हें वहाँ स्पेस का क्राइसिस, मतलब वो जितना बात डिटेल में लिखना चाहते थे उतना उन्हें स्पेस नहीं दिया गया था। कुछ ही दिनों में क्रॉनिकल के निडर अंग्रेज संपादक हॉर्नीमैन को सरकार ने देश निकाले की सजा देकर इंग्लैंड भेज दिया। और जो अंग्रेज संपादक थे हॉर्नीमैन, ही वॉज वेरी ब्रेव। तो उन्होंने मतलब जो भी हो रहा है, जो भी मतलब देश में जो गतिविधि चल रही है, उसको बहुत ही ब्रेवली वो मतलब लिखवाने के लिए या लिखने के लिए हमेशा इस बात के लिए रेडी रहते थे। तो बाद में अंग्रेजी सरकार ने क्या किया कि उनको एज अ पनिशमेंट वहाँ से हटाकर इंग्लैंड भेज दिया। उन दिनों बम्बई के 3 नए नेता थे, शंकर लाल बैंकर, उमर सोबानी और जनमानस द्वारकादास। इसमें अंतिम श्रीमती बेसेंट के अनुयायी थे। वे नेता यंग इंडिया नाम का एक अंग्रेजी साप्ताहिक भी निकालते थे। ठीक है, यंग इंडिया नाम का एक इंग्लिश मतलब वीकली जो है एक पत्रिका निकलती थी, लेकिन उनमें क्रॉनिकल वाले हार्नीमैन के मुख्य रूप से लिखते थे। लेकिन उनमें जो क्रॉनिकल वाले जो हार्नीमैन थे वे ही मुख्य रूप से लिखते थे। उनको देश निकाला मिलने के बाद इन लोगों को हर हफ्ते साप्ताहिक के लिए लिखने वालों की कमी रहने लगी। अब जब हॉर्नीमैन इंग्लैंड चले गए तो यहाँ पर लिखने वाले जो मेन जो थे वो तो बंदे चले गए थे, जिसके कारण उन्हें बहुत परेशानी होने लगी। ये तीनों नेता गांधी जी के परम प्रशंसक थे, और जितने ये तीनों नेता थे दे आर अ बिग फैन ऑफ गांधी जी। और उनके सत्याग्रह आंदोलन में बम्बई के बेजोड़ नेता भी थे। इन्होंने गांधी जी से विनती की कि वे यंग इंडिया के संपादक बन जाए। उन्होंने गांधी से रिक्वेस्ट किया कि वे यंग इंडिया के जो है वो संपादक बन जाए, और गांधी जी को तो इसकी सख्त ज़रूरत थी। उन्होंने विनती स्वीकार कर ली, क्योंकि अपनी बात को रखने के लिए, अपने विचार को प्रकट करने के लिए समाचार पत्र, पत्रिकाएं, ये सब एक महत्वपूर्ण माध्यम हुआ करती थी उस समय। क्योंकि उस समय कोई सोशल मीडिया नाम की कोई चीज़ नहीं थी कि आप इंस्टाग्राम या आप यूट्यूब पर कुछ चीज़ शेयर कर दीजिए। उस समय ऐसा कुछ नहीं था। तो या तो मतलब समाचार पत्र के माध्यम, या जो दैनिक और वीकली जो पत्रिका निकलती थी, या फिर रेडियो, और बहुत ही मतलब कम्युनिकेशन का बहुत ही लिमिटेड साधन था। गांधी जी का काम इतना बढ़ गया कि साप्ताहिक पत्र भी कम पड़ने लगे। गांधी जी ने यंग इंडिया के हफ्ते में 2 बार प्रकाशित करने का निश्चय किया, और गांधी जी का काम इतना बढ़ गया, इतनी सारी चीज़ें उनको इंक्लूड करनी पड़ती थी कि बाद में इन्हें जो वीकली निकलता उसको हफ्ते में मतलब वीक में 2 बार उसको पब्लिश करने लगे। हर रोज़ का पत्र व्यवहार, मुलाकातें, आम सभाएं आदि कामों के अलावा यंग इंडिया साप्ताहिक में छापने के लेख, टिप्पणियाँ, पंजाब के मामलों का सार संक्षेप और गांधी जी के लेख, ये सारी सामग्रियाँ हम 3 दिन में तैयार करते। इसमें कौन कौन सी चीज़ें रहती, हम जैसे जिससे जो भी नॉर्मल मीटिंग हुई, या क्या क्या पंजाब में कौन कौन सा चीज़ हो रहा, क्या गतिविधि हो रही है, उन सब से रिलेटेड सारी चीज़ जो है यहाँ छपती थी। यंग इंडिया के पीछे पीछे नवजीवन भी गांधी जी के पास आया, और दोनों साप्ताहिक अहमदाबाद से निकलने लगे। उसका यंग इंडिया के बाद नवजीवन के भी लोग वहाँ आए, और वो गांधी जी से उसके संपादक की भूमिका अदा करने के लिए बोले। ठीक है, और फिर धीरे धीरे दोनों ही साप्ताहिक अहमदाबाद से निकलने लगे। 6 महीनों के लिए मैं भी साबरमती आश्रम के मुख्य राष्ट्रीय अंग्रेजी दैनिक पत्र ट्रिब्यून के संपादक से में रहने लगा। शुरू में ग्राहकों के हिसाब किताब की और साप्ताहिकों को डाक में डलवाने की व्यवस्था मेरे जिम्मे रही। यहाँ पे ये कौन बोल रहा है? लेखक बता रहे हैं अपने बारे में। लेकिन कुछ ही दिनों बाद संपादन सहित दोनों साप्ताहिकों की और छापा खाने की सारी व्यवस्था मेरे जिम्मे में आ गई। और कुछ ही दिन बाद जितना भी संपादन का कार्य है, जो भी प्रिंटिंग का काम है, ये सारा काम जो है, जो स्वामी आनंद जो इसके लेखक हैं उनके पास आ गए। गांधी जी और महादेव का सारा समय देश भ्रमण में बीतने लगा। गांधी जी उनके मंत्री थे, जहाँ जहाँ गांधी जी जाते थे उनके साथ साथ महादेव भाई भी जाने लगे। ये जहाँ भी जाते वहाँ के कामों और कार्यक्रमों की भारी भीड़ के बीच में भी समय निकालकर लेख लिखते और भेजते। और ये महादेव भाई का सोचिए कि बड़प्पन और उनका जो काम करने का जो उनका शैली था, वो आप समझिए कि उनका बहुत ही बिजी शेड्यूल रहता था। इसके बावजूद वो उसमें से समय निकालकर उसके बारे में आर्टिकल लिखते और उनको भेजते थे। सब प्रांतों के उग्र और उदार देशभक्त क्रांतिकारियों और देश विदेश के धुरंधर लोग
लोग संवाददाता और गांधी जी को पत्र लिखते और गांधी जी यंग इंडिया के कॉलम में उनकी चर्चा किया करते थे। जो गांधी जी से जितने भी देशभक्त पैट्रियोटिस्ट थे या जितने भी रिवोल्यूशनरी थे, देश विदेश के जितने भी धुरंधर लोग जो देश से संबंधित कुछ भी बात गांधी जी को पहुंचाना चाहते थे, वह पत्र के माध्यम से उन्हें लिखते थे। और गांधी जी जो है इन सभी बातों की चर्चा यंग इंडिया जो साप्ताहिक पत्रिका थी उसके कॉलम में उसकी चर्चा करते थे। महादेव जी जो है गांधी जी की यात्राओं के और प्रतिदिन की उनकी गतिविधियों के साप्ताहिक विवरण भेजा करते और उनका जो वीकली जितना भी ट्रैवल से रिलेटेड हो या फिर उनके या जो उनका प्रतिदिन जो उनका डेली जो उनका एक्टिविटी रहता था उससे रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन रहता था वो उनको वीकली भेजते थे। इसके अलावा महादेव देश विदेश के अग्रगण्य समाचार पत्र जो आंखों में तेल डालकर गांधी जी की प्रतिदिन की गतिविधियों को देखा करते थे उन पर बराबर टीका टिप्पणी करते रहते थे। उनको आड़े हाथों लेने वाले लेख भी समय समय पर लिखा करते थे। और कोई भी काम हम जब करते हैं तो ज़रूरी नहीं कि सभी हमारे फॉलोअर भी हों, मतलब कुछ लोग जो हैं वो हमारे अगेंस्ट भी होते हैं, तो वो उन्हें जो गांधी जी के बारे में उनके बारे में निगेटिव कमेंट करना और वो भी लगातार मतलब पैरेलली वो भी पब्लिश करते रहते थे उनके बारे में। ठीक है। बेजोड़ कॉलम, भरपूर चौकसाई और ऊंचे से ऊंचे ब्रिटिश सरकार पत्रों की परंपराओं को अपनाकर चलने का गांधी जी का आग्रह और कट्टर से कट्टर विरोधियों के साथ ही पूरी सत्यनिष्ठा से में भी उत्पन्न होने वाली विनय विवेक युक्त विवाद करने की गांधी जी की तालीम, इन सब गुणों की ने तीव्र मतभेदों और विरोधी प्रचार के बीच भी देश विदेश के सारे समाचार पत्रों की दुनिया में और एंग्लो इंडियन समाचार पत्रों के बीच भी व्यक्तिगत रूप से एमडी को सबका लाडला बना दिया। यहाँ पे किसके बारे में बात हो रहा? महादेव भाई के बारे में। यानी जो उनके विरोधी थे, जो उनके आलोचक थे, उसको भी गांधी जी ने ये सबको मतलब इनको यही तालीम दी थी, यही शिक्षा दी थी कि चाहे वो हमारे विरोधी हो या हमारे फेवर में हो, सबके साथ एक विनय पूर्वक जो है वह बातचीत होनी चाहिए। एक सबसे मतलब बात करने का तरीका और जो मतभेद जो है हमारे कार्य में है, लोगों में या हमारी बात में, वो हिंसक मत जो है वो नहीं दिखनी चाहिए। तो उनकी तालीम जो भी उन्होंने उन्हें शिक्षित किया था, ये महादेव भाई जो है उनके इसके सबसे बड़े उदाहरण हैं और यही कारण है कि ये सबके प्रिय हो गए, सबके बिलवेड हो गए। गांधी जी के पास आने के पहले अपनी विद्यार्थी अवस्था में महादेव ने सरकार के अनुवाद विभाग में नौकरी की थी। गांधी जी के आने के पहले व्हेन ही वाज ए स्टूडेंट ही वाज वर्किंग एज अ ट्रांसलेटर इन अ गवर्नमेंट ये सेक्टर। नरहरी भाई उनके जिगरी दोस्त थे। नरहरी जो भाई जो थे उनके बेस्ट फ्रेंड थे। दोनों एक साथ वकालत पढ़े थे। बोथ ऑफ देम दे हैव डन द एलएलबी टुगेदर। दोनों ने अहमदाबाद में वकालत भी साथ साथ शुरू की थी। इस पेशे में आमतौर पर स्याह को सफ़ेद और सफ़ेद को स्याह करना होता है, यानी ब्लैक को वाइट और वाइट को ब्लैक। मतलब आप एज ए वकील जो है आपको क्या, आप जिसके तरफ का आप फेवर कर रहे हैं या पैसा ले रहे हैं, अगर गलत है तो आपको सही साबित करना और अगर सही है तो उसको गलत। डिपेंड्स है कि आप किस बारे में आप केस लड़ रहे हैं, है ना। साहित्य और संस्कार के साथ इनका कोई संबंध नहीं था। ठीक है, इनका डायरेक्ट रिलेशन साहित्य से संबंधित नहीं था। लेकिन इन दिनों ने तो उसी समय से टैगोर, शरतचंद्र आदि के साहित्य को उलटना पुलटना शुरू कर दिया था। मतलब ही स्टार्टेड टेकिंग इंटरेस्ट इन दैट। ओके। और चित्रांगदा कचदेवयानी की कथा पर टैगोर द्वारा रचित विदाई का अभिशाप शीर्षक नाटिका, शरद बाबू की कहानियाँ आदि अनुवाद उस समय की उनकी साहित्यिक गतिविधियों की देन थी। और उसी समय उन्होंने, चूँकि वो गवर्नमेंट सेक्टर में ट्रांसलेट ये में काम करते थे, तो उन्होंने वहाँ पे क्या किया था, उन्होंने अपने अनुवाद का जो है वहाँ पर उससे रिलेटेड जो है वो काम करते थे। उसके बाद यहाँ पे क्या है, भारत में उनकी जो ये थे, उनके अक्षरों का कोई सानी नहीं था। वायसराय के नाम पर जाने वाले गांधी जी के पत्र हमेशा महादेव की लिखावट में जाते थे। मतलब जो इनके जो अक्षर थे, इनके जो लेटर जो वो लिखते थे, उसका भाई कोई जोड़ नहीं था। इतना खूबसूरत वो लिखते थे। वायसराय के नाम जाने वाले गांधी जी के पत्र हमेशा महादेव की लिखावट में जाते थे। मतलब जो वायसराय को जो लेटर जाता था मतलब गांधी जी की तरफ से, वह राइटिंग जो है वो किसका रहता था? महादेव जी का। उन पत्रों को देख देख कर दिल्ली और शिमला में बैठे वायसराय लंबी सांस लेते रहते थे। मतलब उसको देख कर उनके बारे में, द वे ही इज़ राइटिंग, द हैंड राइटिंग एंड ऑल, दे आर थिंकिंग कि हाउ मच दिस गाय वॉज टैलेंटेड।
भले ही उन दिनों ब्रिटिश सल्तनत पर कहीं सूरज न डूबता हो, लेकिन उस सुल्तान के छोटे बादशाह को भी गांधी जी के सेक्रेटरी के समान खुशनसीब यानी सुंदर अक्षर लिखने वाला लेखक कहाँ मिलता था। बड़े बड़े सिविलियन और गवर्नर कहा करते थे कि सारी ब्रिटिश सर्विसों में महादेव के समान अक्षर लिखने वाला कहीं खोजने पर भी मिलता नहीं था। पढ़ने वालों को मंत्रमुग्ध करने वाला शुद्ध और सुंदर लेखन, मतलब राइटिंग तो सुंदर था ही, साथ में जो शब्द जो इस्तेमाल करते थे लिखने के लिए वह भी बहुत सुंदर होते थे। महादेव के हाथों में लिखे गए लेख, टिप्पणियाँ, पत्र, गांधी जी के व्याख्यान यानी जो स्पीच में बोलते थे, उनकी मुलाकातें, वो जो भी इंटरव्यू वगैरह लेते थे, जो उनका कन्वर्सेशन होता था, सब कुछ फुल स्केप की चौथाई आकार वाली मोटी अभ्यास पुस्तकों में यानी जो A4 साइज़ का पेपर होता है, लंबी लिखावट के साथ जेट की सी गति में लिखा जाता था। मतलब तेज गति से वो उन्हें लिखने का अभ्यास था। वे शॉर्ट हैंड जानते नहीं थे। बड़े बड़े देसी विदेशी राजपुरुष, राजनीतिज्ञ, देश विदेश के अग्रगण्य समाचार पत्रों के प्रतिनिधि, अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के संचालक, पादरी, ग्रंथकार आदि गांधी जी से मिलने आते थे। यानी डिफरेंट सेक्टर के लोग गांधी जी से मिलने के लिए आते थे। ठीक है, ये लोग खुद या इनके साथी संगी गांधी जी के साथ बातचीत को शॉर्ट हैंड में लिखा करते थे। ठीक है, उस समय अभी तो जैसे रिकॉर्ड करने का सिस्टम है, उस समय रिकॉर्डिंग का सिस्टम नहीं था, तो वो जो भी वार्तालाप था वो शॉर्ट हैंड पर लिखते थे। और महादेव भाई को शॉर्ट हैंड नहीं आता था। मुलाकात के लिए आए हुए लोग अपनी मुकाम पर जाकर सारी बातचीत को टाइप करके जब उसे गांधी जी के पास ओके करवाने के लिए पहुंचते, तो भले ही उनमें कुछ भूल या कमियां या खामियां मिल जाती कि उसमें कोई प्रॉब्लम है या किसी तरह का कोई त्रुटि है, लेकिन महादेव की डायरी में या नोट में मजाल है कि एक कॉमा की भी गलती हो जाए। यू कैन थिंक कि वो कितना परफेक्शन के साथ काम करते थे। गांधी जी कहते थे महादेव के लिखे नोट के साथ थोड़ा मिलान कर लेना था ना, तो ही वॉज जस्ट एज अ फन ही वॉज टेलिंग कि जब आप आते हैं तो एक बार आप उनसे मैच कर लीजिए, और लोग दांतों तले उंगली दबाकर रह जाते। लुई फिशर और गुंथर के समान धुरंधर लेखक अपनी टिप्पणियों का मिलान महादेव की टिप्पणियों के साथ करके ही उन्हें सुधारे बिना गांधी जी के पास ले जाने में हिचकिचाते। तो उन्हें भी डाउट होता था कि अगर कोई प्रॉब्लम है तो इट्स बेटर टू पहले उनकी टिप्पणियों के साथ मैच कर लिया जाए, एंड देन दे शुड गो मूव टुवर्ड्स टू गांधी जी। ठीक है, ये देखिए महादेव देसाई का यहाँ पे चित्र भी दिया गया है। साहित्यिक पुस्तकों की तरह ही महादेव वर्तमान राजनीतिक प्रवाहों और घटनाओं से संबंधित अद्यतन जानकारी वाली पुस्तकें भी पढ़ते रहते थे। ठीक है, यानी अपडेटेड पुस्तक उनके बारे में, वो जो है जो भी गतिविधि चल रही है या फिर प्रेजेंटली जो ये में राजनीति मतलब पॉलिटिक्स से रिलेटेड या कोई इंसिडेंट के बारे में जो भी अपडेटेड इन्फॉर्मेशन थी वो लगातार पढ़ते रहते थे ताकि अपने आप को अपडेट रख सके। पुस्तकें भी पढ़ते रहते थे। हिंदुस्तान से संबंधित देश विदेश की ताज़ी से ताज़ी राजनीतिक गतिविधियों और चर्चाओं की नई से नई जानकारी उनके पास मिल सकती थी। मतलब एकदम अपने आप को फुल्ली अपडेट रखते थे। सभाओं में, कमेटियों की बैठकों में या दौड़ती रेलगाड़ियों के डिब्बों के ऊपर की बर्थ पर बैठकर ठूंस ठूंस कर भरे अपने बड़े बड़े झोलों में रखे ताजे समाचार पत्र, मासिक पत्र और पुस्तकें वे पढ़ते रहते थे अथवा यंग इंडिया और नवजीवन के लिए लेख लिखते रहते। लगातार चलने वाली यात्राओं, हर स्टेशन पर दर्शनों के लिए इकट्ठा हुई जनता के विशाल समुदायों, सभाओं, मुलाकातों, बैठकों, चर्चाओं और बातचीत के बीच वे स्वयं कब खाते, कब नहाते, कब सोते और कब अपनी हाजतें रफ़ा करते, किसी को इसका कोई पता नहीं चलता। मतलब आप सोच सकते हैं कि कितना यह व्यक्ति जो है वो डेडिकेशन के साथ काम कर रहा था, और ये कितना ही एक व्यस्त व्यक्ति मतलब थे, अपने काम में कितने व्यस्त थे। मतलब जहाँ भी जाना है अपने आप को पूरी, क्योंकि वो गांधी जी के मंत्री थे और उस समय की जितनी भी चर्चित खबरें जो भी थी, कुछ भी मुलाकात हो रहा है, किसी भी मीटिंग हो रहा है, कोई भी ये इंटरव्यू चल रहा है, वो सारी चीज़ों का लेखा जोखा, क्योंकि वो सब कुछ मतलब जो एकदम अपडेटेड बोल सकते हैं ना, वो हर चीज़ का, या अगर कोई स्टेशन पे कोई उनसे, क्योंकि वो एज अ गांधी जी के सेक्रेटरी के रूप में अगर किसी को उन तक कोई बात पहुंचानी होती थी तो पहले इनसे ही मिलना होता था। तो इतना सबके व्यस्त दिनचर्या में या अपने लिए समय निकालना, कब वो खाते थे, कब नहाते थे, मतलब जो उनका रेगुलर रूटीन था या कोई नहीं जानता था। वे 1 घंटे में 4 घंटों का काम निपटा देते थे, और काम में रात और दिन के बीच कोई फ़र्क शायद ही कभी कर रहता हो। और जो काम करने वाला व्यक्ति वो समय देखकर, दिन देखकर काम नहीं करता, और जो महादेव देसाई जो थे या उसका जीता जाता उदाहरण थे। वे सूत भी बहुत सुंदर काटते थे, और इसके साथ साथ इनमें और भी कौन सा गुण था, इन्हें सूत काटने भी आता था
अपनी इतनी सारी व्यस्तताओं के बीच भी वे काटना कभी चूकते नहीं थे। और इन सब के साथ साथ, क्योंकि उस समय गांधी जी जो है ना स्वदेशी वस्त्र को पहनने के लिए हमेशा लोगों को इंस्पायर करते थे, तो इतनी अपने व्यस्त दिनचर्या के बावजूद, व्यस्त बिजी शेड्यूल होने के बावजूद वो जो है वो सूत काटना भूलते नहीं थे। वो भी अपने उनके दिनचर्या का एक हिस्सा था। बिहार और उत्तर प्रदेश के हजारों मील लंबे मैदान गंगा, यमुना और दूसरी नदियों के परम उपकारी सोने की कीमत वाले गाद के बने हैं। आप 100 की 100 कोस चल लीजिए, रास्ते में सुपारी फोड़ने वाला लायक एक पत्थर भी नहीं मिलेगा। नहीं, इस तरह महादेव के संपर्क में आने वाले किसी को भी ठोस या ठोकर की बात तो दूर रही, खुरदरी मिट्टी या कंकरी भी कभी चुभती नहीं थी। मतलब लेखक ने बहुत ही सुंदर एग्जाम्पल के रूप में दिया है। ठीक है। उनकी निर्मल प्रतिभा और उनके संपर्क में आने वाले व्यक्ति को चंद्र शुक्र की प्रभा के साथ दूधों नहला देती थी। जो भी वो इतने टैलेंटेड थे कि जो भी उनके संपर्क में आता था, समझिए कि उनके मतलब प्रभा, उनकी लाइट जो है उनके व्यक्तित्व से वो अछूता नहीं रहता था। उनमें सराबोर होने वाले के मन से उनकी इस मोहिनी का नशा कई कई दिनों तक उतरता ना था। मतलब बात करने में, लेखनी में उनका व्यवहार कुशल, बहुत ही विनम्र स्वभाव के, चाहे वह उनके मतलब अपोजिशन पार्टी के ही क्यों ना हो, वो सबके साथ प्रेम पूर्वक जब बात करते थे, सभी लोग उनकी लेखन शक्ति, उनके बोलने की जो कौशल था, वह सभी मंत्रमुग्ध हो जाते थे। महादेव का समूचा जीवन, उनके सारे कामकाज गांधी जी के साथ एक रूप होकर इस तरह गुथ गए थे कि गांधी जी से अलग करके अकेले उनकी कोई कल्पना ही नहीं की जा सकती। मतलब वह पूरी तरह, उनका जो लाइफ जो था वह पूरी तरह गांधी जी के साथ जुड़ा था। उनका मतलब बोल सकते हैं इंडिविजुअली उन्होंने कभी अपना कोई आइडेंटिटी जो है उन्होंने इमेजिन ही नहीं किया था। ओके। कामकाज की अनवरत व्यस्तताओं के बीच कोई कल्पना भी न कर सकी कि इस तरह समय निकालकर लिखी गई दिन प्रतिदिन की उनकी डायरी में वे अनगिनत अभ्यास पुस्तकें आज भी मौजूद हैं। और वह कंटिन्यूसली उतनी बिजी शेड्यूल में वह जो भी डे बाय डे का भी बातें अपने डायरी में लिखते थे, जो आज भी मौजूद है। एज ए म्यूज़ियम में आप जाके देख सकते हैं, जिसमें बहुत सारी अनगिनत अभ्यास पुस्तकें, मतलब प्रतिदिन के दिनचर्या जो उसके बारे में वो लिखते थे। प्रथम श्रेणी के श्रेष्ठ संस्कार संपन्न भाषा और मनोहारी लेखन कौशल, नई लेखन शैली की ईश्वरीय देन महादेव को मिली थी। बहुत ही डिसिप्लिन्ड, बहुत ही कल्चर्ड, और लैंग्वेज पे उनका अलग तरह ही का ही कमांड था। उनकी जो लेखनी थी, जैसे लगता था माता सरस्वती की उनकी असीम कृपा है उन पर। यद्यपि गांधी जी के पास पहुंचने के बाद घमासान लड़ाइयों, आंदोलनों और समाचार पत्रों की चर्चाओं की भीड़ भरे प्रसंगों के बीच केवल साहित्यिक गतिविधियों के लिए उन्हें कभी समय नहीं मिला। फिर भी गांधी जी की आत्मकथा सत्य के प्रयोग का अंग्रेजी अनुवाद उन्होंने किया। गांधी जी का जो ऑटोबायोग्राफी है सत्य का प्रयोग, उसका उन्होंने इंग्लिश ट्रांसलेट किया, जो नवजीवन में प्रकाशित होने वाले मूल गुजराती की तरह हर हफ्ते यंग इंडिया में छपता रहा। बाद में पुस्तक के रूप में उनके अनगिनत संस्करण जो है सारी दुनिया में के देशों में प्रकाशित हुई और बिके। सन 1934 से 35 में गांधी जी वर्धा के महिला आश्रम में और मगनवाड़ी के रहने वाले के बाद अचानक मगनवाड़ी में चलकर सेगांव की सरहद पर एक पेड़ के नीचे जा बैठे। उसके बाद वहाँ एक दो झोपड़े बने और फिर धीरे धीरे मकान बनकर तैयार हुए। तब तक महादेव भाई दुर्गा बहन और चिरंजीवी नारायण के साथ मगनवाड़ी में रहे। वहीं से वे वर्धा की असह्य गर्मी में रोज़ सुबह पैदल चलकर सेवाग्राम पहुंचते थे। वहां दिन भर काम करके शाम को वापस पैदल आते थे। मतलब आप सोच सकते कि कितना इनका टफ लाइफ था। आना जाना और जाते आते करीब 11 मील चलते थे। रोज़ रोज़ की इतनी गर्मी और रोज़ रोज़ का यह सिलसिला लंबे समय तक चला, और कुल मिलाकर इसका जो प्रतिकूल प्रभाव पड़ा उनके अकाल मृत्यु के कारणों में, वह भी एक महत्वपूर्ण कारण थी। इस मौत का घाव गांधी जी के दिल में उनके जीते जी बना ही रहा। वे भर्तृहरि के भजन की यह पंक्ति हमेशा दोहराते रहे, एरे जखम जोगे जोगे नहीं, जैसे यह घाव कभी योग से भरेगा नहीं। बाद के सालों में प्यारे लाल जी के से कुछ कहना होता और गांधी जी उनको बुलाते तो उस समय भी अनायास उनके मुंह से महादेव ही निकलता, क्योंकि महादेव जब तक जीवित रहे वो अनवरत काम करते रहे, बिल्कुल रुके हुए नहीं, बिना रुके जिसको कहते हैं एकदम लगातार काम करते रहना,
वह उसी तरह के व्यक्तित्व वाले व्यक्ति थे और इसीलिए लेखक ने बहुत ही सुंदर उनकी मतलब उनके व्यक्तित्व को जो विशेषण दी है, विशेषता जो दी है, शुक्र तारे के समान बिल्कुल सही दी है। तो यहाँ पर महादेव जी के बारे में हमने जितना जाना वह उनके जैसा व्यक्ति, उनके जैसा व्यक्तित्व होना बहुत बड़ी बात है। तो आइए हमने पाठ को पढ़ लिया है, अब हम प्रश्नोत्तरों की ओर थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। महादेव भाई अपना परिचय किस रूप में देते थे? जैसे वो अपने चर्चा हम्माल और भिस्ती और खर और उसमें पीर, मतलब इस तरह से वो अपने विनोद में अपने मित्रों से अपनी चर्चा इस रूप में ही देते थे। यंग इंडिया साप्ताहिक के लेखों की कमी क्यों रहने लगी? क्योंकि हर्निमन जो थे, लेखक जो थे, उनको जो है वहाँ से निकाल दिया गया था और उन्हें इंग्लैंड भेज दिया गया था। गांधी जी ने यंग इंडिया प्रकाशित करने के विषय में क्या निश्चय किया था? कि उसको सप्ताह में 2 बार निकाला जाए। गांधी जी से मिलने से पहले महादेव भाई कहाँ नौकरी करते थे? वह गवर्नमेंट के अनुवाद सेक्टर में काम करते थे। महादेव भाई के झोले में क्या भरा रहता था? हमेशा उनके झोले में विभिन्न चिट्ठियाँ, पत्र पत्रिकाओं से अपडेशन, बहुत सारी चीज़ें जो है वो भरी रहती थी। महादेव भाई ने गांधी जी को कौन सी प्रसिद्ध पुस्तक का अनुवाद किया था? जैसे सत्य का प्रयोग, जो उनकी ऑटोबायोग्राफी थी। अहमदाबाद में कौन से 2 साप्ताहिक निकलते थे? एक तो नवजीवन है और दूसरा हमने स्टार्टिंग में यंग इंडिया के बारे में। महादेव भाई दिन में कितने देर काम करते थे? वो दिन में मतलब 24 घंटा जो है वो काम ही करते थे। और कितने देर, मतलब आप इसका जो एग्जैक्ट वर्ड है वो आप देखिए। महादेव भाई से गांधी जी की निकटता किस वाक्य में सिद्ध होती है? कि वह उन्हें अपने पुत्र के समान मानते थे। ठीक है, तो चलिए अब आगे हम देखते हैं यहाँ पे भिन्न प्रश्न का जो उत्तर है। पहले हम गांधी जी, ये जो माइंड मैप है इसकी चर्चा कर लेते हैं। महादेव जी गांधी जी के मंत्री थे। उनकी शुद्ध और सुंदर लेखनी से सभी प्रभावित थे। काम के प्रति वह बहुत लगनशील थे। साहित्यिक क्षेत्र में भी उनकी महत्वपूर्ण देन थी। मेहनती मृदुभाषी होने के कारण सबके ये प्रिय थे। तनाव और काम की अधिकता ही महादेव जी की असामयिक मृत्यु का कारण था। तो आइए हम प्रश्न उत्तर के बारे में चर्चा कर ले। यहाँ पर गांधी जी ने महादेव को अपना वारिस कब कहा था? गांधी जी के लिए महादेव भाई पुत्र से कम नहीं थे। गांधी जी के साथ उनका एक आत्मीय संबंध था। वे गांधी जी के मंत्री थे, पर हंसी मजाक में स्वयं को गांधी जी का कूली, बावर्ची या अन्य व्यक्तिगत कार्य करने वाला बताकर उन्हें बड़ा ही गर्व महसूस होता था। 1917 में वे गांधी के पास पहुंचे और गांधी जी ने उनको पहचान कर उन्हें उत्तराधिकारी का पद सौंपा था। 1919 में जलियांवाला बाग के समय जब गांधी जी पंजाब जा रहे थे तब उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया और उसी समय महादेव भाई को अपना वारिस कहा। तो इस तरह मैंने बहुत सारे प्रश्नों का उत्तर यहाँ पर दे रखा है, आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं। गांधी जी से मिलने आने वाले में महादेव भाई क्या करते थे? महादेव भाई की साहित्यिक देन क्या है? उसी प्रकार महादेव भाई की अकाल मृत्यु का कारण क्या था, है ना? क्योंकि व्यस्त भरी जिंदगी में सुबह से शाम तक काम करना और गर्मी की ऋतु में 11 मील पैदल चलना ही उनकी असामयिक मृत्यु का मुख्य कारण बनी। महादेव भाई के लिखे नोट के विषय में गांधी जी क्या कहते थे? गांधी जी का कहना था कि इतना शुद्ध और सुंदर लेख जो है बहुत, मतलब उनके बारे में कहते थे कि अगर लुई फिशर और गुंथर जैसे नामी लेखक भी गांधी जी के पास जाने के पूर्व अपनी टिप्पणियों की मिलान जो है महादेव जी की टिप्पणियों से करके उसके बाद उसमें सुधार करने के उपरांत ही वो गांधी जी से मिलने जाते थे। इतना वो परफेक्शन के साथ काम करते थे। और गांधी जी हमेशा सबको सलाह देते थे कि अच्छा है कि आप एक बार उनसे मिलान करके ही आए। पंजाब में फौजी शासन ने क्या कहर बरसाया? उसके बाद शुद्ध आदर्श की तुलना सोने से व्यवहारिकता और यहाँ पर महादेव जी ने किन कारणों में, यहाँ पर गलती से ये पुराने स्लाइड का ऐड हो गया है। महादेव जी ने किन कारणों से उन्हें सबका लाडला बना दिया था? महादेव भाई गांधी जी के लिए पुत्र के समान थे। वे गांधी जी का हर काम करने से उनकी मदद करते थे और गांधी जी के साथ देश भ्रमण सारे क्रियाकलाप उनके साथ करते थे। मतलब उनकी व्यक्तिगत अभिव्यक्ति जो है, व्यक्तिगत उनका जो आइडेंटिटी था वो बिल्कुल अलग नहीं था गांधी जी से। महादेव जी की सुंदर लिखावट की क्या विशेषता है? सो यहाँ पे जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न है उसके बारे में हमने यहाँ लिख रखा है। और भी बाकी जो प्रश्न है आप उसका उत्तर लिखने का प्रयास करें। इससे संबंधित अगर आपको किसी प्रकार का कोई प्रॉब्लम हो, समस्या हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, मैं उसका जवाब अवश्य दूंगी। और आशा करती हूँ कि आज का जो पाठ है आपको पसंद आया होगा। अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आज हमारी कक्षा में जुड़ने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली कक्षा में।